सतनाली वासियों, चंडीगढ़ से काफी बड़ी दूरी पर हम बैठे हैं। आपने अपनी आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, ठीक है? भारत माता की नहीं पहुंची अभी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मेरे सतनाली वासी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, 3 दिन से लगातार इस जिले का मेरा जन संवाद का ये कार्यक्रम, मेरे साथ हरियाणा सरकार के हमारे आज मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी भी हैं, हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी भी अपने साथ हैं। तीनों दिन से लगातार साथ चल रहे हैं हम लोग। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री और अपने यहाँ के बहुत ही संघर्षशील नेता, लगातार आपके दुख सुख में रहते हैं। पार्टी के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं श्री जीएल शर्मा जी, आए ना, बैठे हैं। पार्टी के जिला प्रधान दयाराम जी यादव और हमारी यहाँ की सरपंच बहन है मनीषा ना, मनीषा जी, तो यहाँ की जिला अपनी गांव की सरपंच बहन है। साथ ही बहुत से गांव के यहाँ और भी सरपंच आया होंगे, जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य भी होंगे। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जन संवाद का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में, इसको मैंने शुरू किया था 2 अप्रैल को। अभी 5 जिले आज पूरे हो जाएंगे। हर जिले में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम रहेगा और सभी 22 जिलों में फिर भी कुछ इलाके और रह जाएंगे, उसमें भी जाकर के 90 दिन का ये मेरा कार्यक्रम होगा। हर दिन एक विधानसभा। तो आज महेंद्रगढ़ विधानसभा में चल रहा हूं, पिछले कल नारनौल में था, उससे पहले नांगल चौधरी में था। सब गांव में तो जाना संभव नहीं, आपको पता है, तो जो बड़े बड़े गांव इलाके के हैं वहीं आसपास के लोगों को बुला लेते हैं। और जनसंवाद मतलब आप जैसे कह रहे थे खड़े होकर भाषण, मैंने भाषण नहीं करना है। भाषण करूंगा तो बाद में आप लोग ताली बजा के और चलते बढ़ेंगे। कोई कहेगा बहुत अच्छा भी बहुत अच्छा, और कोई जाते जाते कहेगा कुछ नहीं भी कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि इसके मन में क्या बात गई। लेकिन जब जन संवाद होता है तो आपस में हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं कुछ आपसे बात करूंगा, पूछूंगा, कुछ आप बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। और कुछ हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं, अपनी सबकी समस्याएं या डिमांड वो सब सुनेंगे, अपने पास नोट करेंगे। हमारे पास जो कागज आएगा हम भी एक एक वाक्य, एक एक शब्द उसका पढ़ के, और जो इनको बताना होगा इनको बताएंगे। आपसे कुछ पूछना होगा तो आपका उस पर फोन नंबर लिखा होना चाहिए। ध्यान रखना, जो कागज हम देते हैं उस पर अपना फोन नंबर जरूर लिखा करो। अगर मेरे मन में कोई बात पूछनी है तो तभी तो पूछ पाएंगे, इसलिए अपना फोन नंबर जरूर लिख के देना। अब जैसे पिछले 8 साढ़े 8 साल में 9 साल लगभग पूरे होने को आ गए हैं, तो इन समय में हमने आपकी पूरे मन लगा करके सेवा की है। केंद्र सरकार में मोदी जी का आज 26 मई है, 9 साल उनकी शपथ को आज पूरे हुए। आज ही के दिन उन्होंने शपथ ली थी। इस अवसर पर हम सब मोदी जी को शुभकामना देते हैं और आगे के लिए भी मोदी जी इस काम को लगातार चलाए रखें। जब तक शासन की बागडोर उनके हाथ में रहेगी, ये देश सुरक्षित रहेगा, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हम उन्हीं के नेतृत्व में अपने सिस्टम को आगे चलाएं।
जो नीतियां वो लागू करते हैं, उन सब नीतियों को हम हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सी चीजें तो ऐसी भी हैं, बड़ी मन को खुशी भी होती है कि हम कुछ नई नई चीजें करते हैं और हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी को अगर वो पसंद आए तो हमको वो कहते हैं कि आपकी इस योजना को मैं बाकी जगह भी लागू कर रहा हूं। बहुत हमारी योजनाएं बाकी देश में भी लागू हुई है। तो इसलिए 8.5 साल 9 साल में जितने आपके सेवा के काम हम कर सकते हमने किए। विकास के काम, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में स्कूल कॉलेज की बात हो, चाहे अस्पताल की, डिस्पेंसरी की, मेडिकल कॉलेजेस की ये बात हो, कोई भी काम विकास का, पानी का काम कितना हमने किया है। चौधरी धर्मवीर जी बता रहे हैं कि अगर पानी का सबसे ज्यादा लाभ हमारे इस कार्यकाल में हुआ है तो महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है। दूर दराज तेल तक पानी पहुंचाना, और अभी भी जहां कोई डिमांड आती है, पानी पीने का हर आखिरी गांव तक पहुंचाना हमारा काम है। हर घर में पानी का, यानी जल से नल, ये नल से जल, ये पानी वहां पहुंचना चाहिए। कोई घर ऐसा बचेगा नहीं जिसके घर में नल नहीं पहुंचा हो। उसके बाद इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई में जहां तक हम पानी लिफ्ट करके पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे। आपके 2015 में सबसे पहला प्रोजेक्ट 143 करोड़ रुपए का महेंद्रगढ़ जिले के लिए हमने सैंक्शन किया था, जिसमें से पानी उठ करके ऊपर आ रहा है। सबसे पहला 2015 में किया था, और जहां पहुंचा नहीं पा रहे कुछ ऐसे भी 8-10 गांव हैं। कल मैं गया था नलवाटी, क्या नलवाटी क्षेत्र है, नलवाटी 9 गांव हैं उसके। तो 9 गांव में बरसात का पानी जितना भी ऊपर से आता है, राजस्थान साइड से भी आता है, खेतों से इकट्ठा होता है। हम कहते हैं एक भी बूंद बाहर मत जाने दो, वहीं उसको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके साल भर सिंचाई के लिए उपयोग करो। उसके लिए तालाब बने, तालाब बनाओ, टैंक बनाने पड़े टैंक बनाएंगे, पाइपलाइन डालनी है पाइपलाइन डालेंगे। कोई पानी बह करके बाहर जाता तो उसको वहीं रोकना। हमने दोहर नदी, कृष्णावती और मसाणी बैराज रेवाड़ी के पास जितना बरसात का पानी ज्यादा यहाँ अपने नहरी पानी को हम भेज सकते हैं, 3 महीने लगातार पानी भेजते हैं। बल्कि पिछली बार तो इन नहरों में 146 दिन पानी चला था, 146 दिन, जिसका परिणाम हुआ है अच्छा। पानी जमीन में भी गया है। जो पानी हर साल 5-10 फुट नीचे चला जाता था हर साल, वो पिछले 2-3 साल में 10-15 फुट ऊपर आया है इस इलाके में। आया कि नहीं आया? आया ना। इस गांव में अभी नहीं आता है। ठीक है, हम वो बरसात का पानी इधर भी भेजेंगे, पूरा भेजेंगे, कम नहीं छोड़ेंगे। अगर कहीं कोई कमी है उसको पूरा करना हमारा काम है। हमने सारे इलाकों को पानी बांट रखा है कि बरसात का पानी हर जगह बराबर जाना चाहिए, और बल्कि किसी और का हिस्सा काट के दूसरी जगह तो भेजेंगे ही नहीं। जिसका हिस्सा उसको पूरा मिलेगा। हिस्से से ज्यादा किसी को मांगना क्यों नहीं चाहिए ना। अरे मैं जो कह रहा हूं हिस्से का सबको मिलेगा। अगली बात, हिस्से से ज्यादा किसी को मांगना क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हिस्से के ज्यादा नहीं चाहिए। अरे भाई मेरी बात को समझ लो। जितना हमने किया है बहुत कर दिया, फिर भी आगे और करेंगे। मैं तो आपके मांगने की बात कर रहा हूं। हिस्से का पानी आपको मिलेगा, हिस्से से ज्यादा आप अगली बात बोल दो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हिस्से से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। मैं तो ये हाँ कराना चाह रहा हूं, और आपके नहीं सबकी, कि जैसे अब एसवाइल में हमारा हिस्सा है, हम पंजाब से वही तो मांग रहे हैं। उससे ज्यादा एक बूंद नहीं चाहिए। जो हिस्सा तय है वो हमें दे दो। यही हम आगे कहते हैं, हिस्सा सबको मिलना चाहिए। आपका भी हिस्सा जो बकाया वो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए विकास के सारे काम हम कर रहे हैं। अब केवल ये दिखने वाला विकास एक चीज होती है, दूसरा काम होता है हमारे जीवन को सरल करना, आसान करना। सरल आसान क्या है? ये रोजमर्रा की बातें जो होती है ना, जरूरतें होती हैं, इसको पूरा करने के लिए हमको चक्कर काटने पड़ते हैं। इस ऑफिस में जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ, उस कर्मचारी के पास लाइन लगा खड़े हो जाओ। लाइन लगा के खड़े होते हैं, कमजोर परिवार होता है,
दिन भर में कहीं आखिरी में नंबर आता है खिड़की पर, पहले तो उसको कमजोर को धक्का मार के निकालते हैं, कोई घुसने नहीं देता। पहुंच जाए तो खिड़की पर जाकर कहते हैं कि नाना अब तू चला जा, टाइम हो गया, या कहते हैं तेरी 2 कमियां दोबारा पूरा करके आई अगले महीने फिर जाता है, फिर वो तीसरे महीने फिर जाता है। 2-3-4 महीने धक्के खाने के बाद वो जो आदमी होता है ना गरीब परिवार का, वो थोड़ा अणखी भी होता है, थोड़ा स्वाभिमानी होता है। 3-4 महीने बाद कहता भाड़ में जाए तुम्हारी स्कीम, मैं थोड़ा रुखी सुखी खा के घर बैठा हूं, कह देता ना ऐसे। लेकिन अब इस सरकार में हमने कहा कि हर चीज को घर बैठे मिलनी चाहिए, और घर बैठे मिलने के लिए कितने ही सिस्टम बना दिए। सारे सिस्टम तो सब लोगों को पता भी नहीं है अभी। हम भी जब याद करने लगते हैं 1, 2, 3, 10 बातें हम भी भूल जाते हैं। चौधरी धर्मवीर जी परसों कह रहे थे कि इतनी सारी स्कीमें बना दी हैं, बस एक बात मेरी मान लो। मैंने समझा कोई नई स्कीम बता रहे होंगे, कहने लगे नहीं कुछ नहीं बता रहा, एक बात मेरी है कि आज के बाद नई स्कीमें बनानी रोक दो और मत बनाओ। क्यों? यही ना, हम जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इस सारे काम के लिए हमने काम किया है, वो है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी इसी 1 साल में लागू हुई है ना। इस 1 साल में फैमिली आईडी से कई चीजें हमने आगे बढ़ा दी हैं। हम में से किस किस ने अपनी फैमिली आईडी बनवा रखी है, जरा बताएंगे? लो, लगभग सबकी बनी है, आपको बहुत बहुत बधाई। फिर भी बताओ जिसकी नहीं बनी है ऐसा कौन है? 1, 2, 3, 4 हाथ खड़े हैं। एक बात आई है सिंगल आईडी की, मैं बता रहा हूं उस पर। देखिए, थोड़ा सा कई बार गड़बड़े हमें ध्यान में आती है, लेकिन थोड़ा देर में ध्यान में आती है। अब परिवार को बांट करके सिंगल आईडी बनाने का जब क्रम शुरू हुआ, कुछ महीने तो ध्यान में नहीं आया, लेकिन कुछ महीने बाद में ध्यान में आया कि लोगों ने फर्जी सिंगल आईडी करनी शुरू कर दी। घर तो 5 मेंबर हैं इकट्ठे एक परिवार के, लेकिन नहीं भाई, शायद एक आईडी के पीछे कुछ और मिल जाए, 2 का बूढ़े बूढ़ी का अलग बना दिया, अपना अलग बना दिया। ऐसे ही एक आदमी का अलग बना दिया, बाकी 4 का अलग बना दिया। 3 लाख सिंगल आईडी बन गई। हरियाणा में 3 लाख सिंगल आईडी बन गई, और एकदम परिवारों की संख्या बढ़ गई। हमने चेक कराया। अब उस चेक कराने में शुरू में ही पता लग गया कि बहुत लोग तो रहते इकट्ठे हैं, एक ही घर में रहते हैं, रसोई एक है, एक रसोई की 2 आईडी नहीं बढ़ेंगी। ये सीधी सी बात है। एक रसोई पर जितने लोग हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, उनकी सिंगल आईडी बढ़ेगी। और जो फायदा आदमी के हिसाब से मिलता है, वो चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, 5 है तो 5 का मिलेगा, 10 है तो 10 का मिलेगा, 2 है तो 2 का मिलेगा। कुछ चीजें सिंगल आईडी की अलग से मिलने लग गई है, उस पर हमको लालच नहीं करना है। अगर फैमिली बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी। हम सोचेंगे कि बड़ी फैमिली है, उसको अतिरिक्त लाभ कोई दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं, ये विचार में हमारे यहाँ है। लेकिन इस लालच के लिए अपने परिवार को 2 आईडी में, 3 आईडी में मत बांटो, ये मेरा निवेदन है आपसे। अब उसके अंदर 1.25 लाख लोग ऐसे मिले हमको जो एक ही रसोई है, इकट्ठे रहते हैं, और फिर उसके बाद आईडी अलग बना रखी है। 2-3 बुजुर्ग थे ऐसे, उनको मैंने कहा ठीक है, आप तो घर से अलग रहते हैं, सिंगल रहते हैं, और आपका कोई देखभाल करने वाला है नहीं, उम्र आपकी 80 साल है, कौन तो आपका खाना बनाएगा, कौन आपके कपड़े धोएगा, कौन आपकी देखभाल करेगा, बीमार हो जाएगा तो दवाई कौन देगा। हम ऐसा करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक आश्रम बनाते हैं, सेवा आश्रम, और आप यहाँ से उठो, सेवा आश्रम, बढ़िया कमरा, बढ़िया सेवा वहां होगी। कहना जी ना, वहां तो नहीं जाऊं मैं। क्यों? मैं तो घर में रहूंगा, बहू मेरी सेवा करती है, खाना मुझे देती है। अरे जब बहू सेवा करती है, खाना देती है, तो सिंगल आईडी क्यों बढ़वाते हो? बोल पड़ा कि 35 किलो अनाज अलग से मिल जाएगा। अब ये 35 किलो अनाज के बारे सिंगल आईडी बनवा ली। हमें मजबूरन कुछ टाइम के लिए सिंगल आईडी बंद करनी पड़ी, कुछ टाइम के लिए। अब हम जो सिंगल आईडी जब खोलेंगे तो अप्लाई करने के बाद सर्वे कराएंगे कि वास्तव में सिंगल है क्या। अगर वास्तव में सिंगल है तो उसका गुजारा कैसे हो रहा है। अगर उसको गुजारा में दिक्कत आएगी तो सरकार उसका सारा गुजारा लेगी, चाहे कितना ही खर्च हो जाए। और हाँ, अगर सिंगल आईडी वाला आदमी ठीक ठाक है, बढ़िया ढंग से खा पी रहा है, जी रहा है, बढ़िया ढंग से उसकी व्यवस्था करने वाले हैं,
दो चार आदमी आगे भी जो उसकी सेवा करने वाले हैं, तो सिंगल आईडी मुबारक। और सबसे बड़ा उदाहरण बताया था सिंगल आईडी का, मेरी आईडी सिंगल आईडी है। नहीं हो सकता बाकियों की मजबूरी हो, अगर किसी की मजबूरी होगी उसकी सिंगल आईडी जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर फर्जी बना करके बनाएगा तो नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखो। अब ये बात कोई और नहीं बताएगा आपको, क्यों नहीं बताएगा ना? हाँ, तो जिसका वास्तव में मजबूरी है उसकी सिंगल आईडी बढ़ेगी, जिसकी फर्जी है उसकी नहीं बढ़ेगी। तो खैर मैं ये कह रहा था, फैमिली आईडी में बहुत से फायदे होंगे। जिन लोगों ने नहीं बनवाई है, 4 या 5 लोग हाथ खड़े किए, इनको सिंगल आईडी बनवानी चाहिए। अपनी सिंगल नहीं, अपनी फैमिली आईडी बनवानी चाहिए। फैमिली आईडी के 2 लाभ हैं। एक तो सब स्कीमें सरकार की अब वो फैमिली आईडी से मिलेंगी। कोई सरकार की जो सेवा है, सरकार की योजना है, वो अब फैमिली आईडी के बिना उसका लाभ नहीं मिलेगा। एक दूसरा, आपके गांव को जो आती है ग्रांट आती है, वो ग्रांट आबादी के हिसाब से आती है, और आबादी इस फैमिली आईडी में से ली जाती है। अब वो जो पहले अंदाजे लगाते थे कि 2011 में इतनी थी, फिर अब इतनी हो गई होगी, इतनी हो गई होगी में झगड़े चलते हैं। अब फैमिली आईडी के कारण से हर गांव, हर शहर, हर वार्ड, उसमें कितने लोग रहते हैं, हमारे पास एक एक का हिसाब है, एक एक का हिसाब है। जैसे आज सतनाली में आया तो मैंने पूछा यहाँ की आबादी कितनी होगी, तो कुछ हिसाब किताब 2011 की निकाली। 2011 में इतने % बढ़ते 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 इतने हजार हो गए। मुझे लगा कि इतने आबादी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वोट के हिसाब से भी आबादी हम देखते हैं। वोट कितने हैं? 6 साढ़े 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार। हाँ, तो जहाँ 8 हजार वोट होंगे तो वहां 30 या 40% आबादी और होती है, तो 3 हजार और लगा लो, 11 हजार यहाँ की आबादी होनी चाहिए। तो वोट तो बनवाए होंगे। और यहाँ ऐसे आदमी भी है, मैं आपको बताऊं, सतनाली में जो वोट तो यहाँ बनवा के बैठे हैं, सुन लो, वोट यहाँ बनवा के बैठे हैं और रहते कहीं और हैं, शहर में चले गए। आप किसी हिसाब पर तो आओगे ना। एक हिसाब है वोटों का, एक हिसाब है फैमिली आईडी का। आप फैमिली आईडी बनवाना शुरू कर दो। अगर फैमिली आईडी नहीं बनवाओगे तो उस आबादी को हम यहाँ की आबादी नहीं मानेंगे। जैसे अभी इतने सारे लोगों ने कहा कि हमने फैमिली आईडी बनवा ली है, 4 ही लोग बचे ना, 4 में से एक तो सिंगल आईडी वाला था, वो तो अकेला ही है। अब और भी क्या कारण है उनके पता नहीं, हमारी एडीसी मैडम साथ में है, इन सब की चिंता करेंगी कि जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी उनकी फैमिली आईडी बन जाएगी। लेकिन आगे फैमिली आईडी के हिसाब से ही गांव की आबादी गिनी जाएगी। और कुछ समय के बाद भारत सरकार यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी तय करने वाला है कि जहां आदमी रहता यानी खास करके उसका घर, रसोई, रात का रहना सहना मकान है, वहीं उसका वोट होगा और वहीं उसकी आबादी गिनी जाएगी। कि बहुत लोग क्या करते हैं, अब तो 2 जगह वोट नहीं होते, पहले क्या करते थे, गांव में वोट बनवा लिया, शहर में बनवा लिया, वहां चुनाव है तो वहां डाल दिया, यहाँ चुनाव है तो यहाँ डाल दिया। अब वो चीजें क्योंकि अब आधार के साथ जुड़ गई हैं, एक आधार नंबर पर वोट एक बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, वो तो हो गया। लेकिन ये अभी भी अंतर है कि रहते शहर में है, वोट गांव में है। और उसका कारण मैंने पूछा 1-2 लोगों से, मैंने कहा क्या बात है, कि ये जो सरपंच है ना, ये नहीं छोड़ता मुझे। सरपंच कहे तूने वोट मेरे आके डालने हैं, तो कहीं भी रहे। अब उसकी रुचि शहर में नगर पालिका के वोटों में नहीं है, गांव में रुचि है। तो ऐसे भी कुछ वोट होते हैं। हम तो ये कहते हैं जो जहां रहे वहीं वोट बनवाए। तो यहाँ रहने वाले जो आईडी, जिनकी फैमिली आईडी है, वही यहाँ के वोटर, और उन्हीं के हिसाब से यहाँ के ग्रांट आगे जाके इसको सुधार कर लेंगे। कोई कमी होगी तो ठीक करेंगे। इसके हिसाब से अब हमने हर एक आदमी का डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ये भी उस पर रिकॉर्ड कर लिया है। आखिर सबका है ही कोई ना कोई जन्मदिन, और सबको पता भी होता है। आजकल पढ़ी लिखी तो 10वीं के सर्टिफिकेट में या उससे पहले एडमिशन में सबका जन्मतिथि होती है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका थोड़ा ऊपर नीचे का हिसाब हो सकता है। कोई कहेगा 55 साल है, कोई कहेगा 60 साल है, कोई कहेगा 65 साल है, कोई कहेगा मतलब पता नहीं जी वो 90 के साल में मेरा बाप इतनी उम्र का था, या फलाने साल में मैं इतनी उम्र का था। अब उसको हिसाब पता नहीं है कुछ भी।
सबके डेट ऑफ बर्थ पक्के हो गए हैं। पहले जो बनवाते थे ना ओल्ड एज पेंशन, तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं था। वो ठीक कर लेंगे, ठीक करा देंगे उसको। नहीं कराएंगे, ठीक कराएंगे, कराएंगे। मैं करता हूँ बात, वो भी करता हूँ, मैं करता हूँ बात, करता हूँ बात। पहले एक बार थोड़ा सा भूमिका बन जाए बात की, फिर एक एक करके निपटाएंगे बात को। तो सबसे पहले तो लगभग हर एक की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है। आज 2,84,00,000 लोग हैं हरियाणा में, और हमारे पास हर एक की डेट ऑफ बर्थ है। किसी की गलत है तो ठीक कराने के लिए रास्ते हैं, जैसे इन्होंने बताया, लेकिन कोई खाली नहीं है, किसी का कॉलम के डेट ऑफ बर्थ नहीं है। और हर दिन का हम बता देते हैं। जैसे मैं आज आपका अगर सतनाली का बताऊं, तो सतनाली के जो लोग हमारे पास दर्ज हैं 10,500 के लगभग, उनमें 6 लोगों का जन्मदिन आज है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। और मैंने कहा था कि कुछ आज के जन्मदिन वाले मिल जाए तो बताना जरा उनको। सर आज 3 यहाँ पर बैठे हैं, निशांत है और विवेक है, ये तो तीनों, और शुभम है। ये तीनों छोटे बच्चे हैं, बड़े आदमी नहीं मिले कोई? नहीं, वो आए नहीं सर। अच्छा, आए 3 बच्चे हैं। चलिए, बच्चे जो आए हैं वो आओ जरा। निशांत, विवेक, आशीर्वाद और शुभम मंच पर आ जाओ। निशांत, आशीर्वाद दे देंगे उनको शुभकामना देंगे। कौन है? निशांत, विवेक, शुभम। अच्छा, एक तो बहुत ही छोटा है, एक तो 2 वर्ष का ही गोद में लेके आ रही है हमारी बहन, दूसरा 6 साल का है, तीसरा भी 6 साल का है, तीसरा 12 साल का है। 12 साल का है। शाबाश शाबाश। क्या नाम बेटे तुम्हारा? शुभम। क्या खाओगे, टॉफी के चॉकलेट? अरे ऐसा थोड़ी है, मिठाई खाते हैं बच्चे। दो भाई इनको, क्या है ये? चॉकलेट का डिब्बा। ठीक है, खुद खाना, अपने दोस्तों को खिलाना। ठीक, मम्मी पापा के पांव का हाथ लगाए थे, चरण छुए थे, शाबाश, बहुत अच्छा। ये तुम्हारा शुभकामना संदेश। चलिए, और एक ये बच्चा है, इसकी आयु कितनी? 6 साल। चलो ये लेके जाओ, इसमें क्या है? चॉकलेट। ठीक है, चलिए ये भी लो, मम्मी पापा को देना। और एक ये बच्चा है विशाल, क्या नाम है? निशांत, इसका 2 साल आयु है? चलो, आज का जन्मदिन इसको मुबारक हो, इसको भी ये चॉकलेट और ये इसका पत्र। ठीक है, जो 3 लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी शुभकामना। हमारे में से किस किस को पता है कि मेरा जन्मदिन कब है? पता है? कई लोगों को नहीं पता। याद कर लो, और अब याद आप करो ना करो, मैं याद कराऊंगा। आपके जन्मदिन के दिन आपके टेलीफोन पर जो आपने नंबर दे रखा है उसके ऊपर SMS आएगा, मैं बधाई दूंगा आपको। और ये काम मैंने 5 मई से शुरू कर रखा है। 5 मई से क्यों शुरू किया होगा मैंने? मेरा, ठीक बताया उन्होंने, 5 मई को मेरा जन्मदिन था। उस दिन ही विचार आ गया था। उसी दिन मैंने अधिकारियों को कहा, मैंने कहा हमारे पास तो सबका डाटा है कि यहाँ है। मैंने कहा हर दिन संदेश भेजा करो। किसी को संदेश भेजा मिला 15 दिन में? आपको मिला? आपके बेटे का है, आपको मिला? कब का था? आज का? नहीं, आज तो कहाँ के रहने वाले आप? अच्छा, पाली के। मैंने कहा यहाँ वाले तो मैंने 5-6 बताए, उसमें तो था नहीं। ठीक है, मतलब जो यहाँ के थे वही 6 बताए, बाकी गांव में सब जगह ही कहीं 10, कहीं 5, कहीं 2, हर जगह पर वो सबको मैसेज जाता है और मोबाइल पर जाता है। अगर किसी ने अपने मोबाइल अपना नंबर ना दिया हो या अपने पास नहीं है, बेटे का, भतीजे का, भाई का दिया हो, उसको कह के रखो कि भाई मेरा कोई संदेश आए तो मुझे बता देना। हर किसी को याद कराऊंगा, आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन मुबारक, शुभ हो। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम है। खुशी होती कि नहीं होती? सुनो, देखो तो होती है ना? खुशी तो आ ही जाएगी। चलिए, मैंने ये कुछ बातें जो मुझे आपके आनंद के लिए बतानी है बताइए। अब मैं नए ढंग से बात पूछता हूं। हमें हो गए 9 साल या 8.5 साल। आपको इन 8.5 साल 9 साल में हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, कोई एक काम अच्छा अगर लगा है, ये काम बढ़िया किया है, जिसको भी एक काम बताने की
अपनी तैयारी है, वो कौन कौन है जो एक काम बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 40-45 हो गए। तो सबकी बारी नहीं आएगी, कुछ लोगों से पूछूंगा जो अभी नहीं बोले हैं बिल्कुल। हाँ, ये नहीं, पीछे, आपके पीछे, आप मत उठना, आप हर जगह पहुंच जाते हो। हाँ, माइक दो भाई, नाम बताओ और क्या आपको अच्छा लगा ये बताओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें भर्तियों की जो आपकी स्कीम है, भर्ती करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में 1 नवंबर 1966 से लेके और 2014 लगे बहुत ही कम बच्चे भर्ती हुए, चाहे सरकार किसी की भी हो। कौन सा गांव है आपका? ये सतनाली गांव है सतनाली सर, गांव। और सबसे बड़ा गांव है इस इलाके का। और 123 बच्चे इस पूरी आपकी जो सरकार है इसके दौरान भर्ती हुए हैं, HCS से लेके। और आप ये लगाओ कि लेक्चरर, प्रोफेसर, जेई, पुलिस, सेना, कलरक, आपके डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं कि डी ग्रुप के कर्मचारी 25-25, 30-30 इस गांव में लगे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोगों से, यदि आपको कहीं देखना हो, मैं भी भर्ती देखता था, लेकिन भर्ती होने का कोई भी जुगाड़ नहीं। तो आपके जुगाड़ तो था पहले। नहीं सर, हमारा नहीं था ना, वो आपका उनका था। किसका था? वो तो जो अब नहीं दिखाई देते सर, वो अब जो पर्ची खर्ची वाले हैं ना, जो आपका जो लोगन है वो दिखाई नहीं देते अब, लेकिन वो पहले वाली सरकारों में नजर आते थे खूब। और गांव में सुबह आ जाते थे, रात के 11 बजे तक बैठ के जाते थे कि भाई 5-7 लाख रुपए दे दे कोई हमें और मैं भर्ती करवा दूंगा। लेकिन अब आपके कार्यकाल में जी, मैं ये बताता हूँ मेरे गांव की तरफ से, सतनाली गांव में बहुत ही गरीब बच्चे नौकरी लगे और मैं इस बात से खुश हूं सर। मेरे को फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन गरीब आदमियों को फायदा हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे जारी रखें अपना काम। चलो, मैं अपना काम आज जारी रखता हूं, आप अपना काम जारी रखना। रखोगे? आपका काम पता ना क्या है? क्या काम है पता है? बस एक अंगूठे की ताकत। ठीक है, चलिए। इस गांव में, सतनाली में, अब आपके पास रिकॉर्ड है क्या नहीं है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है 140 भर्तियां हुई है पिछले 8 साल में। 140। हाँ, तो ये 140 भर्तियों में मैं तो यहाँ भी आपके घरों से लगे हो या कोई पड़ोस का लगा हो, किसी ने पैसा मांग भी लिया हो ना, देने की बात दूर, मांगा भी हो तो बता देना, 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा, जिसने मांगा उसका बेड़ा पार है। भ्रष्टाचार का लड़ाई बहुत जरूरी है लड़ना। ये भ्रष्टाचार का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। जो आदमी पैसे दे के नौकरी लगेगा वो कुछ करेगा ना, कुछ और करेगा ना, उसका बोझ किस पर पड़ेगा? ये बजट पर ही पड़ता है। और वो पैसा कुछ घरों में चला जाता है, सामूहिक जो काम है उसमें से रुकता है, वो वहां से निकल जाता है। खाली नौकरियों की बात नहीं कर रहा मैं, और भी चीजों में हमने बहुत सख्त स्टैंड लिए। लोगों ने मुझे डराया भी कि आप क्या कर रहे हो, लोग खिलाफ हो जाएंगे। अब ई टेंडरिंग का विषय, हमने ई टेंडरिंग पर अपना एक स्टैंड लिया कि भाई सारे काम ई टेंडरिंग से होंगे। अब मुझे पता नहीं हमारे बहन सरपंचियां बैठी हैं, ये इधर थी कि उधर थी, या जो बाकी और सरपंचियां बैठे वो किधर थे, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। हमने ई टेंडरिंग क्यों शुरू की बताओ भाई। हाँ जी, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, क्योंकि ये पता नहीं काम था कितने का, हुआ कितना, कौन ठेकेदार आ गया, कितने ले गया, नहीं ले गया, काम पूरा किया नहीं किया, कितनी ईंट लगाई, कितना सीमेंट लगाया, कितना मिट्टी लगाई। अब हर चीज एंटर हो जाती है। और बताऊं आपको, जो अभी चुनाव हुए ना सरपंची के, बाद में इनको सबसे बस्ता लेके दूसरे सरपंचों को देना होता है। 1100 सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बस्ता नहीं लौटाया। क्यों नहीं लौटाया होगा? बस्ता वापस देना पड़ता उनकी, वो तो जायदाद है नहीं, सरकार की चीज है। हिसाब किताब मिल जाएगा। अगर बस्ता आ गया पता लग जाएगा कितने पैसे आए थे, कितने लग गए, कितने बचे।
और बहाने क्या क्या मारते हैं कि जी वो मेरे कमरे में आग लग गई, बस्ता वहां पड़ा था, फूक गया। दूसरा कहता जी वो रात को दरवाजा खुला रह गया, चोर आया और सो उठा के ले गया, मेरा बस्ता भी ले गया। तीसरा कहता जी बरसात में पानी आया था, पानी भर गयो कमरे में और वो मेरे बस्तो जो है वो डूब गयो। वहां नहीं डूब्यो, वो तो तालाब में जाकर के डाल के आया, वहां डूब्यो। अब ये बहाने अब नहीं चलेंगे। अब तो अगर कंप्यूटर चोरी भी हो गया तो उसका रिकॉर्ड तो बैक ऑफिस में पीछे पड़ा। यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटर में नहीं होता, कंप्यूटर तो केवल लिखता है। लिख करके बाद में जब उसको हम सेव करते हैं फाइल को, तो फाइल पीछे चली जाती है। 100 बार कंप्यूटर चोरी हो जाए, डाटा तो निकल ही आएगा। अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, सरपंच भी कई बताएंगे। आज टेंडर में जो नए टेंडर खुल रहे हैं 20% 25% कम में खुल रहे हैं। यानी जो एस्टिमेट बना मानो 25,000 का, टेंडर लेने वाला है कि मैं 21,000 में काम कर दूंगा, अच्छा काम कर देगा। और अब तो सरपंचों की जिम्मेदारी नहीं रही कि हाँ काम गलत है तो सरपंच ने रोक देना कि पेमेंट नहीं करनी। काम की क्वालिटी, काम कितना होगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारे अधिकारी और सरपंच मिलकर के उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पास करेंगे। प्रस्ताव पंचायत पास करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये देंगे। पेमेंट करने का काम अधिकारियों का, उसमें पढ़ना ही नहीं है। हरियाणा सरकार का 1,83,000 करोड़ 1,83,000 भी करोड़, इतना बड़ा बजट है। और मेरे हाथ में या हमारे किसी भी मंत्री या एमपी के हाथ में, एमएलए के हाथ में 1 पैसे का चेक काट देने की ताकत नहीं है कोई? सिर्फ हमारा जो डिस्क्रिशनरी कोटा होता है वो सांसदों के पास थोड़ा होता है, मंत्रियों के पास होता है। वो तो हम बांट के आ सकते हैं कि भाई 5 लाख इस गौशाला को दे दो, 10 लाख धर्मशाला को दे दो, 2 लाख यहाँ दे दो, 20 लाख यहाँ दे दो। वो साल भर में वो तो हम बांटते हैं क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार होता है। बाकी कुछ नहीं। सरकार में स्कूल का बढ़ना, अस्पताल बढ़ना, डिस्पेंसरी बढ़ना, सड़क बढ़ना, सब अधिकारी बैठ के करेंगे। गलत होंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक होंगे तो शाबाशी जो है वो नेताओं को मिल जाएगी। इन्होंने योजना बना के सड़क बनवा दी। हर गांव को हमने कहा कि सारे पैसे आपको भेज देंगे और आप अपने प्रस्ताव पारित कराओ, जो काम कराने कराओ, हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कितने प्रस्ताव पारित हुए सतनाली गांव में? बहन जी, कितने प्रस्ताव पारित हुए हैं पता है? सरपंच जी आप ही करते हैं कि घर वाला और कोई करता है? देखिए, हमने अपनी बहनों को पढ़ी लिखी सरपंच बना करके 50%, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। सरपंच जी उन्हें से को करने दो, ये पहले बता के भेजा करो। 50% बहनों को चुनाव लड़वाया, महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित कर दी और पढ़ी लिखी भी इसलिए बनाई कि अपने आप विषय को आगे कर सकें। ये करना चाहती हैं, इनकी मजबूरी क्या है, इनको करने कोई नहीं देता। आगे से ठीक रहोगे हैं? जो काम करे ये करके आए, ठीक करे गलत करे, ट्रेनिंग हो जाएगी अपने आप। मैं आपको उदाहरण बताता हूं अपना। मैं 2014 में एमएलए बना, पहली बार एमएलए बना दिया पार्टी ने। और साथ ही सब भाइयों ने मिलकर के, उस समय रामलाल जी भी थे, बनवारी लाल जी भी थे, सब ने मिलकर के और कहा कि हमारे लीडर जो हैं मनोहर लाल होंगे, इनको मुख्यमंत्री बना दो। अब किसी ने राज्य में, किसी ने राज्य में, जैसे जैसे करके लीडर तो एक ही बनना था, बना दिया। अब बनाने के बाद मुख्यमंत्री बन गया मैं, कुछ पता नहीं कौन अधिकारी क्या होता क्या नहीं होता। मुझे बताया कि एक पीएससीएम होते हैं, वो मुख्यमंत्री जो है उनके हिसाब से जो कुछ कहेंगे वो उस हिसाब से काम को आगे बढ़ा देगा। एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं, एक कोई विजिलेंस में होते हैं, एक कोई डीजीपी होते हैं। कुछ नहीं पता था हमको। पार्टी का काम किया, जनता के सेवा के काम खूब किए, सरकारी सिस्टम का पता नहीं था। खैर, एक ने बताया, दूसरे ने बताया, 5, 7, 10 दिन कर करा के थोड़ा बहुत मैं चला गया प्रधानमंत्री जी के पास। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी आपने मुझे मुख्यमंत्री तो बना दिया, अब मेरा अनुभव तो कोई है नहीं, कोई एक आदमी ऐसा बता दो, मैं पूछताछ करके थोड़ा काम ठीक से करता रहूंगा। सब शोर मचा, विपक्षी पार्टियों ने भी, ये क्या मुख्यमंत्री कहां से आ गया, कुछ पता नहीं है, कैसे सफल करेगा, कैसे जनता के साथ न्याय करेगा। हम सुनते रहे। प्रधानमंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, देख
तुम तो एमएलए बन के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हो, और मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री बना तो मैं एमएलए भी नहीं था, सीधा ही मुख्यमंत्री बना था। और ये जनता भी सिखाएगी, ये अधिकारी भी सिखाएंगे, और जो बाकी नेता हैं वो भी सिखाएंगे। जब सबकी सुन के अपना दिमाग इतना लड़ाना क्या ठीक है क्या गलत है, जो ठीक है वो करते जाना, गलत है छोड़ते जाना, सब सीख जाओगे। अब एक एक फार्मूला सबकी सुनो, सुनने के बाद दिमाग लगाओ, ठीक क्या है गलत क्या है। ठीक वही है वो जनता के हित में है, अपने हित में जो बात है वो ठीक नहीं है, जनता के हित में वही ठीक है, मोटा फार्मूला। इसलिए भाई अपने आप सीख जाएंगे, एक रहेंगे ना। तो मैं बाकियों को भी कहता हूं कि सरपंचों को या पार्षदों को या चेयरमैन और बाकी सब उनको काम करने दो, उनके प्रतिनिधि बन करके कोई भी साथ मत जाया करो, ना उनकी मीटिंग में जाया करो। हाँ, उनको समझाना है, अकेले में पूछना है वो समझा दिया करो, अनुभव कईयों के ज्यादा होते हैं, बता देंगे उनको, ठीक है। अब आप बताओ क्या विषय था इनका गांव का? है? नहीं, एक बात पूछी थी मैंने इनसे, क्या पूछा था? है? कितने प्रस्ताव पारित हुए पंचायत के? 4 या 5? 5 प्रस्ताव पारित किए हमने। 31 मार्च से पहले सब गांव के पैसे दे दिए थे इनको। प्रस्ताव पारित करो, 1 अप्रैल से नया आएगा। पंचायत का जितना पैसा होता है, जैसे मानिए 10,000 की आबादी है तो लगभग 2 करोड़, 11,000 है तो 2 करोड़ 20 लाख, 12,000 है तो 2 करोड़ 40 लाख। ये पैसा गिन करके इनके पास आएगा। साल भर ये प्रस्ताव पारित करें, सारे पंचों को सब साथ बैठा के सारे गांव का विकास सम्यक करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस्टिमेट बनाते समय जेई आपकी मदद करेंगे, एसडीओ मदद करेंगे, सब सिस्टम बने हुए। आपका अगर 5 लाख से छोटा काम है तो मर्जी का कंट्रैक्टर लगा लो, 5 लाख से ऊपर है तो आप टेंडर लगवाओ, टेंडर हो जाएगा, फटाफट काम होकर आगे बढ़ जाएगा। जितनी छूट अब हमने दी है पंचायतों को, इतनी छूट पहले कभी नहीं रही। गांव की आमदन अपनी वो भी करो, जोड़ो। अब हमने पहले रजिस्ट्रियों में इनको पैसे हिस्सा नहीं मिलता था, जो रजिस्ट्रियां होती हैं उसमें भी 1% मिलता है। बिजली के बिल पहले नहीं मिलता था, अब बिजली के बिलों में भी 2% पंचायत को मिलता है कि पंचायतें अपने बिजली के जो बिल हैं उसमें से पूरे कर लें। कुछ काम ऐसे हैं जो पैसा लगाएंगे वो हरियाणा सरकार देगी, कुछ ऐसे हैं जो इनको अपने फंड से करने हैं। कुछ ऐसी लिस्ट भी एक बन रही है जिसमें आधा पंचायत लगाएगी, आधा हम लगाएंगे। तो विकास के कामों में ना आज तक कमी आई है, ना आगे कोई आएगी। चलिए अब विषय बढ़ाते हैं। स्कीम भारत सरकार की मोदी जी ने शुरू की थी, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए गरीब आदमी पर वजन न पड़े। ये स्कीम क्या है? चिरायु, आयुष्मान, 2 नाम है। आयुष्मान भारत सरकार की स्कीम है, उन्होंने 15 लाख परिवार कवर किए हैं। जब हमने 180 की लिस्ट बनाई तो परिवार बन गए 29-30 लाख। हमारे मन में था कि नहीं 1-30 सबको दे, पहले वो जो सूची थी 1-20 तक थी, अब हमने 1-30 कर दिया बीपीएल का। उसका वो जो बाकी और 15 लाख थे वो हरियाणा सरकार ने उसमें जोड़ दिया ताकि ये 30 लाख को सबको इस स्कीम का फायदा मिले। अपने यहां कौन कौन है जिनको आयुष्मान का फायदा ये मिला है? एक बात स्पष्ट करता हूं कि ये ना मिले तो अच्छा, मतलब ना लेना पड़े तो अच्छा, ये मजबूरी का फायदा है, ठीक है ना। कोई शौक तो नहीं है किसी को, इसलिए फिर भी जरूरत पड़ने पर मिल जाए तो आदमी जिसका इलाज हो रहा है वो भी बचेगा और जो इलाज करवा रहा है वो भी बचेगा। तो किस किस को लेना पड़ा है ये फायदा, ये बताओ। सर 3 लाभार्थी बैठे हैं, संतोष देवी, कृष्णलाल और विजेंद्र कुमार। संतोष देवी खड़े हो जाओ, कौन है? माइक दो इनको, संतोष देवी को। क्या हुआ था बहन जी, आपको क्या दिक्कत आई थी? हाँ, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था कहीं अस्पताल में?
कहाँ करवाया था? रेवाड़ी। रेवाड़ी में। हाँ। कोई पैसा लगा? नहीं। अगर कार्ड नहीं होता तो डॉक्टर से पूछिए कि कितना बिल बनता? नहीं बनता। कितना? पता नहीं, नो तो घना ही बनता। पता नहीं, पूछे नहीं आपने? मैंने तो नहीं। मेरे पास आया क्योंकि सरकार ने देना है। 97,000 रुपए का बिल आपका था जिसमें आपका इलाज हुआ। 97,000, लगभग 1 लाख। अगर कार्ड नहीं होता तो आप क्या कराती? ऊपर करा कर ऊपर चली गई होती, जान बची और लाखों पाए। है? धन्यवाद करो किसका? नहीं, ऊपर वाले को तो करना ही है, आपका। मेरा नहीं, मोदी जी का। ठीक है, ये स्कीम मोदी जी ने चलाई, हमने तो उसमें सपोर्ट कर दिया है कि और डबल लोगों को इसका फायदा हो जाए। 180 तक इसका फायदा हो रहा है। बैठो। ऐसे और भी नाम हैं। अभी तक आपके गांव में टोटल संख्या 283 है जिनको ये लाभ मिला है। किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 10,000, किसी को ज्यादा। एक नाम मेरे पास है, अब वो है कि नहीं है, प्रेम सिंह है। सर ये उपलब्ध नहीं है, ये बाहर है सर, कुरुक्षेत्र गए हुए सर। अच्छा, आपके? हाँ, तो उनके ऑपरेशन का खर्चा कितना लगा होगा, कितना बचा होगा? हार्ट अटैक आया था, इलाज हो गया, बच गया, पैसा लगा नहीं। 1,25,000 और 514 रुपया ये बिल जो है सरकार ने उसका भरा है। 1,25,000 और कम से कम भी है, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 8,000 वाले भी। तो ऐसा कुल मिला करके आपके यहाँ 283 लोगों को ये लाभ मिला है। बहुत बड़ी सेवा। अब एक बात और आपसे पूछनी है, हमने तो अभी डबल करके हरियाणा सरकार का भी इसमें जोड़ दिया। 30 लाख परिवार ऐसे हो गए हैं। परिवार तो अपने यहाँ 72 लाख हैं जिनकी 180 से ऊपर आमदन है। वो चाहते हैं कि भी ये योजना में हमको भी शामिल कर लो और इसका कुछ पैसा हमारे से ले लो जो साल का एवरेज आता है। 180 से ऊपर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे में किस किस की 1,80,000 से ऊपर जो बीपीएल में नहीं है वो कौन कौन है? ऐसे लोगों ने सुझाव दिया है कि साल का प्रीमियम ले लो। अब ये साल का प्रीमियम अभी आज की डेट में लगभग 3,000 रुपया बैठता है साल का। 3,000 देकर के 5 लाख का और बीमा कवर मिल जाएगा। 3,000 रुपया लेकर के किया जाए तो आपकी सहमति है क्या? है? 180 से ऊपर वालों से 3,000 लेके उनको भी कवर कर लें। सीएमओ साहब, सीएमओ साहब, एक प्रस्ताव तैयार करो इस जिले का। मैंने बाकी जगह में पूछा है, सब जगह सहमत है, आप तो थे ही। तो ऐसा, हाँ देखिए, वो स्कीम सुनो, वो स्कीम ऑप्शनल होगी, सबके ऊपर लागू नहीं है। जो फायदा लेना चाहेगा उसको फार्म भर के देना, 3,000 रुपये जमा कराना। ले लेगा ठीक है, नहीं ले लेगा तो अपना खर्चा करता रहेगा। परिवार का 3,000। तो ये यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजो हेल्थ डिपार्टमेंट को कि इस जिले में लोग चाहते हैं कि 3,000 रुपया प्रीमियम लेकर के 180 से ऊपर को भी इसमें शामिल किया जाए। हम देखेंगे स्कीम बना करके किसी कंपनी से या सरकार से कोई बात करके इसको चालू करेंगे। 180 से नीचे है, जिसका नहीं बना उससे ले लो, वो बढ़वाने के लिए तैयार है। नहीं, 180 से नीचे फ्री है। नहीं बना ही नहीं सर उनका। नहीं बनेगा तो बनेगा ना। 180 से नीचे जिसका नहीं बना उसका बनवाएंगे, वो कोई बंद नहीं हुए। वो तो हमारी गिनती 30 लाख में आ गया, उसका सबका बनेगा। ये तो उससे ऊपर की बात कर रहा हूं। और इसमें भी देखो, जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो इसमें नहीं आएंगे। कारण क्या है कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो अपने मनमर्जी के अस्पताल ढूंढते हैं और जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो इलाज इसका करते नहीं है। मुंबई में, गुड़गांव में, मेदांता वाला वो नहीं घुसने देता इसमें। वो कहता है हमारा खर्चा ज्यादा है। हमने सरकार के खर्चे फिक्स कर रखे हैं कि किस बीमारी का कितना पैसा उनको मिलेगा। अब वहां तो बड़े लखपति करोड़पति जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ में तो एक कमरा 4-5 हजार रुपया रोज का है। तो उनके पैसे अच्छे हैं तो उनको जाने तो वो आएंगे भी नहीं। तो कुल मिलाकर हमने तो अपनी जो नई स्कीमें हैं उसके बारे में आपको बताया है। अब कुछ चीजें आपसे भी बात करूंगा। एक तो ये बताइए कि यहाँ कोई गौशाला है? बार है 12।
उनके पास पंचायती जमीनें चारा वारा बोने के लिए है क्या? ना के बराबर है। पंचायतों की जो जमीन है, हम चाहते हैं कि उनको कुछ एकड़, कितने वहां पशु हैं उसके हिसाब से कुछ एकड़ सस्ते भाव पर, यानी साल के 5,000 रुपए के हिसाब से उन गौशालाओं को हम दे दें, ताकि 5-10 एकड़ लेकर के और उसका चारा वहां उगाए और गौशाला में काम आ जाए। गौशालाएं कम हो तो नई गौशालाओं के लिए भी इस बार हमने बजट तय किया है। हमने इस बार 4.5 यानी 440 करोड़ रुपया सिर्फ गौशालाओं के लिए रखा है। नई गौशाला है, वो भी जो बेसहारा पशु हैं उनको जो ले जाएगा, दुधारू पशुओं के लिए नहीं। गौशाला के बारे में हाँ बताइए। हेलो, भारत माता की वंदे। मैं आप सभी को पता है कि आर्मी से रिटायर्ड मेजर साहब 34 साल देश सेवा करके और पेंशन आया, तो माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 3-4 साल पहले कहा था कि आप आवारा पशु घूम रहे हैं और आप गौशाला खोलें सरपंचों के सहयोग से। मैंने नंगला, पत्थरवा, जवाहरनगर और कुमारा यानी 4 पंचायत की गौशाला खोली है। आज 3 साल हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। पंचायत फार्म हाउस के पास 90 किला जमीन है, उसमें 32 किला गोचर भूमि है। 1962 में जो चकबंदी हुई थी उसमें आप कागज चेक कर सकते हैं। 100 किला बंजर भूमि पड़ी हुई है। और अब आप जाके देखो, 4 पंचायत के सरपंच इधर बैठे हुए हैं, मोनिका चेयरमैन इधर बैठे हुए हमारे पथरवा गांव की है, जिला पार्षद बाबा बचनाईनाथ जी यहाँ बैठे हमारे गांव के हैं। और 350 गए, 3 साल से भूखी मरी है, कोई बोरिंग नहीं है, कोई चारा का साधन नहीं है, कोई सेट नहीं है, कोई 1 इंच जमीन नहीं है। कृपा करके मुख्यमंत्री साहब से मेरा अनुरोध है कि वो गोचर भूमि डीसी साहब को कह के 1 एकड़ जमीन कौन से 4 गांव हैं? ये नगरा, पत्थरवा, जवाहरनगर और ढानी कुमारा। ये जो 4 गांव हैं इनके सरपंच आए हैं यहाँ बैठे हैं। मोनिका भी एक मिनट, आप गुस्से में ना बोलो, प्रेम से बोलो। फौजी साहब, मैं एक सैनिक हूँ, सब कारगिल युद्ध होने मैं समझ रहा हूँ फौजी साहब, और इधर जो लोगों काम की सेवा करने लगे मदद नहीं मिलती। फौजी साहब, जो काम प्रेम से हो जाता है वो गुस्से से नहीं होता है। अब देखो, मैं प्रेम से कराऊंगा, आप रुको एक बार, मैं भी करा के देता हूँ। रुको 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 4 सरपंच कौन है, खड़े हो जाओ जरा। उन्हीं 4 गांव के आपके यहाँ गोचरान की जमीन कितनी कितनी है? माइक दो भाई, माइक दो, माइक लेके बोलो ना। अरे दो भी माइक, दौड़ के जाओ। अरे 1 मिनट रुक जाओ फौजी साहब, रुक जाओ, आपकी बात कर रहा हूं मैं, रुको। हाँ हेलो जी। सर, 84 एकड़ जमीन है टोटल 4 पंचायतों की। अच्छा, उसमें एक में भी ट्यूबवेल नहीं है। अरे ट्यूबवेल की बात नहीं, ठीक है। गोचरान की जमीन कितनी है उन 4 में? गोचरान की जमीन सर इतना मेरे को आइडिया नहीं है कि उसमें गोचरान के कितने, पहले के पंचायती जोड़ तोड़ के फार्म बनाए हुए हैं वो। अच्छा, तो फौजी साहब ने कहा था कि हमारे को दे दो, तो हमने इनको बताया था कि गवर्नमेंट की स्कीम है, जब तक हमारे को ऊपर से अप्रूवल नहीं है हम फ्री में जमीन गौशाला में नहीं दे सकते। क्या अप्रूवल गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की या बीडीपीओ साहब हमारे अप्रूवल नहीं आएगी। चलिए सुनिए, अब मिनिमम रेट में ले सकते हो सर, हमने ये कहा था कि मिनिमम रेट में ले लो। सुनिए, अब हमने पॉलिसी बढ़ा दी है। एक तो 5,000 रुपया एकड़ ये मिलेगा पंचायत को। जी, पंचायत सबसे पहले प्रस्ताव पारित करेगी जी कि हम गौशाला को, आपको कितनी जमीन की जरूरत है, कुल कितने पशु हैं, कुल कितने हैं? 350 गाय और बैल है। 1962 में जब चकबंदी हुई थी तो 32 किला। अभी अरे छोड़ो ना, चकबंदी छोड़ दो, आप अपने पशु बताओ कितने हैं? 350। बैठो। इसका एक फार्मूला बना हुआ है, 100 पशु के ऊपर शायद 1.5 एकड़ है, 350, 4.5 एकड़। 350 पशु जो आप बता रहे हैं, इसमें 4.5-5 एकड़ में चारा जो है उसको पूरा कंप्लीट हो सकता है उस गौशाला का, जो एक फार्मूला एनिमल हस्बेंड्री, बैठे हैं एनिमल हस्बेंड्री, हाँ बताओ जरा फार्मूला क्या है, वो है ना आपके पास, है कि नहीं फार्मूला? सर, इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी गौशाला पंचायत से हरे चारे उगाने के लिए जमीन ले सकती है। 5 एकड़ 5,000 रुपए एकड़ का। जी। लेकिन ऐसा भी है कि पशुओं के हिसाब से कितनी जमीन ले सकती है वो भी तय है, वो है क्या आपके पास? सबको नहीं। अच्छा, बीडीपीओ, क्योंकि ये
एनिमल हस्बेंड्री और ग्राम विकास दोनों ने मिलकर स्कीम बनाई है ये। हाँ सर इतना ही है। क्या? 150। क्या है पता हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में। जो आपने बताया वही सर। क्या मैंने क्या बताया बताओ ना अपने मुंह से। 100 गांवों के ऊपर 1.5 एकड़। 100 गौ पर 1.5 एकड़। तो 100 गौ पर 1.5 एकड़, अगर 400 है तो 6 एकड़। तो इतनी जमीन आपको 5,000 रुपया पर ईयर एकड़ के हिसाब से, यानी 6 का मतलब 30,000 रुपया साल का, ये आपको 6 एकड़ मिल सकते हैं। अगर कोई एक ही पंचायत दे सकती है, अगर इकट्ठा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। सर सारी जमीन का पथरुआ पंचायत के है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, पथरुआ पंचायत ही है उसकी। पर कौन सी पंचायत है? पथरुआ पंचायत। पथरवा। तो पथरवा पंचायत की जो आपकी पंचायत है वो प्रस्ताव पारित करे कि हम 6 एकड़ जमीन गौशाला को चारे के लिए देने के लिए तैयार हैं, और इस पर बीडीपीओ को पहुंचा दो। बीडीपीओ उनको 30 साल के लिए उनको चार्ज दे देगी, और हर साल उसमें 5,000 में थोड़ा पैसा बढ़ता भी है, शायद 5% 10%, वो बढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, बीडीपीओ ये आप करवा लें। बीडीपीओ है ना? हाँ, ये पथरवा पंचायत से प्रस्ताव पारित करा ले और इनको वो जमीन दिलवा दे 5,000 के हिसाब से। ठीक है सर। पॉलिसी फाइनल हो गई है, हमने की है ये। जी सर। ठीक है। सर इनमें ना चारा उगाने के लिए पानी नहीं है। पानी के लिए आपका जो बोर लगाने के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए तो सरकार देगी। ठीक है सर, एक ट्यूबवेल के लिए दे देंगे, तो हम इनको 6 एकड़ जमीन दे देंगे सर। ठीक है। वो ट्यूबवेल का काम उतना पैसा जो हमारे पास बजट है, उस बजट में से आपको एक ट्यूबवेल लगवाना है, उसके लिए पैसा दे देंगे। ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, हमने बहुत सी चीजें आगे बढ़ाई हैं, उसमें से एक ये चीज बताई है। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, इस इलाके में कुछ आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा तो नई गौशालाएं बढ़ाओ। हाँ जी, 2 गौशालाएं हैं आपके पास, जमीन है, जमीन भी है, तो ठीक है। उसके लिए जो ग्रांट चाहिए वो हम देंगे, ट्यूबवेल लगवाना देंगे, शेड बनवाना देंगे। जब हम तैयार हैं पैसा देने के लिए, तो फिर आप जो बेसहारा पशुधन है उसको वहां उसके अंदर रखो, उनकी सेवा करो। आपको क्या चाहिए? गौशाला किसके पास है? डॉक्टर भागमल बात वही बोल जो ठीक है। इनके लिए खत्री जी है, मेरे लिए भागमल है। बैठ जा। कोई बात नहीं, चेहरे वाले भी बहुत होते हैं, देखने वाले दिखाने वाले। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो, आपस में बहस नहीं करो। जो काम है वो अपना करना है, बाकी आपस में हिसाब किताब ना निपटाओ। ये कुछ लोग तो आपस में हिसाब निपटाने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, आप ये बताओ ना, कौन सी 2 गौशाला है, उनके नाम बताओ। अरे भाई सब नहीं बोलो, एक माइक दो एक को। ये जो लाल रंग वाले इनको दो, बाकी बैठ जाओ। नहीं, लाल रंग वाले इनको दो, हाँ, बाकी बैठ जाओ। हेलो, चलो। हाँ। जो पशुआ वाला जो कालिका है उन कालिकाओं को न लेती जी गौशाला। जो सांड अमेरिकन का है, सांड है उनका, वो सैकड़ों सतनाली के अंदर हारते हैं खेतों में, बाजार में, उसको गौशाला। अच्छा ये बताओ, वो जो गौशालाएं हैं, हाँ जी, वो किसी की प्राइवेट है, सामाजिक है, कौन लोग चला रहे हैं? सामाजिक है जी। सामाजिक है, तो सामाजिक लोग आपकी बात नहीं मानते हैं क्या? हाँ जी, ट्रस्ट है जी, ट्रस्ट के हैं, ट्रस्ट की। हाँ जी, ट्रस्ट क्या? ट्रस्ट की है। ठीक है। डीसी मैडम, आप कुछ उन लोगों को बुला करके एक बार बात करिए कि आखिर गौशालाओं में जो बेसहारा पशुधन है, वो भी खास करके गौधन जो है उसको मना नहीं करें, उसको सबको रखें। उनको अगर कोई पैसे की जरूरत है, कुछ और अनुदान चाहिए, वो हम देंगे। जी सर, मैं बुला के बात करो। बैठ जाओ। अब अगला विषय में छेड़ता हूं। यहाँ पावर, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली नहीं आती। देखिए, सुनो, मैं सारे में देख रहा हूं, एक इक्का दुक्का हाथ, 4 5 6 हाथ खड़े हैं। हो सकता है किसी गांव में, इसमें और स्पष्ट करता हूं, ये जो बात मैं पूछ रहा हूं,
गांव के अलग और ढाणियों की अलग। ढाणी वाले हाथ ना हिलाएं, अभी वो बाद में बात करूंगा। अभी तो जो गांव के अंदर हमारा जहाँ गांव है, जहाँ हमारा लालडोरा है, जहाँ आबादी इकट्ठी है, जहाँ ट्रांसफार्मर से सीधी लाइट जा रही है, एपी नहीं है, डोमेस्टिक लाइट है, वहां कितनी आती है अभी ढाणियों की बात बाद में करेंगे। 15 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, चलिए बताओ इनको। दो भाई माइक दो, दो, दो। अभी इस 6 महीने से रात की पावर कट लगती है। नाली से आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा था और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि परिवार पहचान पत्र बनवाए और फर्जी तरीके से